नमस्कार। नेहरू सेंटर और उसके वॉइसेस ऑफ रीज़न, इसके तहत जो हम लोग तमाम चर्चाएं करते हैं, उसके एक और अध्याय में आज आपका फिर से स्वागत है। और मैं संदीप दीक्षित। आज हमारे साथ हैं सुधीर मिश्रा। सुधीर भाई का परिचय कैसे दें? हाँ, फिल्में बनाते हैं, डायरेक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, मेरे ख्याल से एक्टिंग भी कर रखी होगी, कम से कम करते रहते हैं, कैमरे पे हो या ना हो। लेकिन इनके बारे में जो मैंने इनका करियर देखा है और जो कुछ बातें मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है इनके करियर में, कि ये जो कहा जाता है ना, एक धड़े से या एक सिरे में जो फिल्में चलती हैं उससे कभी इधर उधर बनाते हैं, और कभी कभी जो मेन स्ट्रीम होता है, जो माने जानी चीज़ें वाली चीज़ें होती हैं जिस कारण से फिल्में प्रसिद्ध होती हैं, उन पर भी फिल्में बनाते हैं, उन पर टिप्पणी भी करते हैं, उनकी आलोचना भी करते हैं, और फिर भी कभी कभी मेन स्ट्रीम में सक्सेस हो जाता है। ये कभी कभी सवाल भी उठाते हैं लोकप्रियता पर, और फिर भी लोकप्रिय हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे विषयों पर जिनके कुछ पहलुओं पर लोग सवाल उठाते हैं, उन पहलुओं को उनका सकारात्मक नकारात्मक रूप दोनों को दर्शाते हुए फिल्म बनाते हैं, फिर भी कभी कभी सक्सीड कर जाती हैं। तो ये ऐसी शख्सियत हैं जिसका अगर आप वैसे लिखें बायोडेटा और कोई कहे कि क्या ये व्यक्ति हिंदुस्तान के फिल्म जगत में सक्सेसफुल होगा, तो आप हंसेंगे और कहेंगे नहीं। लेकिन इन्होंने मान लीजिए तो उन तमाम स्टीरियोटाइप्स को तोड़कर एक अपने लिए जगह बनाई है, एक नाम बनाया है, और सबसे महत्वपूर्ण है अच्छी फिल्में बनाई हैं। वो फिल्में जिसमें हंसी मजाक भी है, 3 घंटे आपको आकर्षित करके भी रखती हैं, और मानो या ना मानो अंदर में, दिल में और दिमाग में कुछ ना कुछ छोड़ के जरूर जाती हैं। सुधीर भाई, आपका नेहरू सेंटर में और इस पॉडकास्ट में स्वागत है। थैंक यू। जब आप मेरे बात कर रहे थे मैं पहचान नहीं पा रहा था अपने। हाँ, वो होता है। मैं भी सोच रहा था कि ज़्यादा तो नहीं बोल गया। हाँ। लेकिन कभी कभी होता है। और मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है। हाँ। लोग कभी विपरीत में और कभी साथ में बोलते नहीं। लेकिन मैं इसलिए ये बात कह रहा था क्योंकि कई आपकी फिल्में जब हम देखते हैं और अगर बाद में हम उसका विषय देखते हैं तो लगता है कि ये उन विषयों में नहीं है जो विषय खासकर आप बम्बई की फिल्मों के साथ संबंधित रहे, वहाँ सामान्य कोई लोग पकड़ेंगे। हाँ। या उन विषयों के इस पहलू को पकड़ेंगे। हाँ। और आप क्या करते हैं, उसको पकड़ के, और केवल हल्के से नहीं, उसको काफ़ी रगड़ के पकड़ते हैं। तो चलिए उसको छोड़िए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रीक है आपके अंदर की, कि थोड़ा ऑफ बीट जाना, लेकिन फिर भी कंटेम्प्रेरी सिनेमा के साथ उसको जोड़ के, समय के साथ जोड़कर सवालों को खड़े करते हुए, बिना ये दर्शाते हुए कि ये कोई आर्ट फिल्म है जैसे एक ज़माने में माना जाता, फिल्में बना देना, ये रुचि कहाँ से आई, ये कला से कहाँ से आई, ये सीखा कहाँ से? मेरे बाप का ना, पिताजी का नाम था देवेंद्र नाथ मिश्रा। वो लखनऊ के थे। रुचि उनकी सिनेमा में बहुत थी, लेकिन वो उससे ज़्यादा रुचि उनकी गणित में थी, मैथमेटिक्स में। तो वो पेरिस गए थे सोबॉन में डीएससी करना अपना मैथमेटिक्स में। वहाँ उनको और फिल्में दिखीं। वापस आए लखनऊ तो उन्होंने एक फिल्म सोसाइटी बनाई। फिल्म सोसाइटी, लखनऊ फिल्म सोसाइटी, जिस ज़माने में राय बाबू सत्यजीत रे ने कलकत्ता में बनाई थी, और एक सतीश बहादुर नाम के एक इंसान थे जो मदद करते थे लोगों की, जो फिल्म अप्रिसिएशन पढ़ाते थे इंस्टीट्यूट में। उनके साथ इन्होंने लखनऊ में बनाई। तो हमारे आंगन में एक बड़ा सा घर था। एक राय साहब जयनारायण मिश्रा थे, तो उन्होंने हम पे उपकार किया था अपने घर में रहने का। तो उनके आंगन में कभी कभी होती थी स्क्रीनिंग्स, कभी कहीं और होती थी। और मुझे अक्सर मेरे बाप वो फिल्में दिखाते थे, कुछ इसलिए क्योंकि मेरी माँ थोड़ा सा घबराती थी कि ये बाहर जाएंगे तो अपने बाप जैसे तो नहीं हो जाएंगे। तो वो मुझको गोद में रख के वो हर जगह ले जाते थे। जब रात को देर से आना होता था, फिल्में कुछ रात को होती थी, तो मैंने कई फिल्में ऐसे उनके गोद में बैठ के देखी। और ऐसी फिल्में जो शायद मेरी माँ चाहती थी ना देखूँ मैं, थोड़ी सी कुछ अडल्ट भी होंगी, बट वहाँ से एक रुचि आई होगी कहीं। पर मैं तो, मेरे ख़ानदान में दूर दूर तो कोई सिनेमा से उस वक्त कोई ताल्लुक़ था ही नहीं। तो मैं तो आई वॉज गोइंग डाउन द एकेडमिक रूट व्हेन आई केम टू दिल्ली। एंड व्हेन आई केम टू दिल्ली आई मेट अ मैन कॉल्ड बादल सरकार। हाँ, तो बहुत बड़े नाटककार थे, अब पता नहीं लोग जानते कि नहीं। एंड आई मेट M.K. रैना। तो यहाँ मैं उनके ग्रुप्स में काम करने लगा, थिएटर करने लगा। तो हमने कुछ सेमी प्रोफेशनल रूप से बड़े सारे नाटक किए। मिसाल के तौर पे जुलूस के तो हमने 600-700 शो किए थे दिल्ली में। हाँ, 5 शो 6 शो दिन में करते थे। सड़क का मतलब स्ट्रीट प्ले सा था।
बस स्ट्रक्चर्ड स्ट्रीट प्ले था। तो हमने वो किया और बादलदा ने कुछ दिमाग खोल दिया। तो एक थोड़ा सा जो एक डिप्रेस सा एक छोटे शहर का लड़का जिसको इंटेलेक्चुअली तो अवगत था कई चीज़ों का, क्योंकि परिवार वैसा था। मेरे पैटर्नल ग्रैंडफादर इज द थर्ड FRCP ऑफ इंडिया, अच्छा, द थर्ड। माई स्टेप ग्रैंड मदर इज अ वुमन कॉल्ड सुशीला नंबियार मिश्रा। इफ यू गूगल हर देन शी इज इंडियाज बिगेस्ट म्यूजिकोलॉजिस्ट, है ना। अभी मैंने उनकी किताबें कुछ खरीदी हैं अमेजोन से। तो घर में तो माहौल तो इस तरह के थे ही बहुत। माई ग्रैंड मदर माइट नॉट हैव लाइक मी मीटिंग माई स्टेप ग्रैंड मदर, बट आई डिड। आई एम अनफेथफुल सन। सो वैसा था माहौल। तो पता नहीं, एक दिन एक विनोद चोपड़ा नाम के आदमी मिले, बोले यार तेरे को सिनेमा के बारे में बहुत मालूम, पहली फिल्म बना रहा हूँ, आ जाओ। तो मैं क्या करूँगा? बोले बूम पकड़ना आता है। मैंने कहा नहीं। बोले सीख लो, आ जाओ। तो बूम पकड़ के आ गया। उनके 3 महीने में उनकी फिल्म ही। वहाँ एक कुंदन शाह मिला, तो उसने बोला मैं फिल्म लिख रहा हूँ। तो मैं मेरे घर आता था, वो बैठे अपने घर से निकल के मेरे घर में बैठता, हम लोग बैचलर लोग अब। तो वहाँ पे हमने लिखना शुरू किया, तो वो फिल्म जाने भी द्वारा बन गई। उसमें लिखते लिखते तो मैं आई वॉज द को राइटर ऑन दैट। सो दैट्स वेयर आई रियलाइज दैट आई कुड। आपको ख्याल तो बहुत होते हैं अपने बारे में, खुशफहमियाँ होती हैं, लेकिन एक्चुअली आप कर सकते हो कि नहीं वो तो आपको करके ही पता लगता है। लेकिन सुधीर भाई, अभी बात करते करते 3-4 नाम आपने लिए, मैं दर्शकों को थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई 70 और 80 के समय पे थोड़ा बहुत भी जानता हो फिल्मों को, तो इन्होंने जैसे एक ही स्वर में कह दिया कि मैंने पहले गावस्कर का विकेट लिया, फिर मैंने तेंदुलकर का विकेट लिया, फिर मैंने गुंडप्पा विश्वनाथ का विकेट लिया, फिर मैंने विवियन रिचर्ड्स का विकेट लिया। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि बादल सरकार अपने में बंगाली लिखते थे, बंगाल के मेरे ख्याल से सबसे बड़े नाटककारों में से सभी ने किया होगा, जिसने भी नाटक किया उन्होंने। एवं इंद्रजीत किया, बादल सरकार, फिर इन्होंने नाम विधु चोपड़ा का लिया। उन्होंने कुछ ऐसी फिल्में बनाई जो तारीखी रही हैं। और केतन शाह, तो ये इन्होंने ये बताया है कि जो इनकी शुरुआती फिल्मों की समझ लीजिए प्रशिक्षण रहा है, कुछ ऐसे व्यक्तियों के साथ रहा है जिन्होंने तारीखें बनाई हैं भारतीय सिनेमा में। थोड़ा इन लोगों के बारे में और ऐसे कौन कौन से लोग थे और उनसे क्या सीख पाए आप, क्या समझ पाए, थोड़ा उसके बारे में बताओ। क्योंकि एक तरीके से ये जो आधुनिक सिनेमा है उसके ये लोग चित्रकार रहे हैं बड़े बड़े। हाँ, मतलब बादलदा तो खैर कल्चरल फिगर है हिंदुस्तान के मेरे ख्याल से। और उनसे बड़ी सीख जो थी कि हर चीज़ जो है एक प्रोसेस है। आप वो बिलीफ सिस्टम और ज्ञान उतना नहीं जबकि ज्ञान अर्जित करने का तरीका क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, हाउ डू यू सो यू सी एवरीथिंग विद डाउट, you suspect everything. There are no heroes, and every person is a hero in time. There are no permanent heroes. So जब जैसे मिसाल के तौर पे हम लोग सब थोड़ा लेफ्ट की तरफ आकर्षित थे, तो हमको ये समझ जब वॉल गिरी और जब सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ, तो मेरे बड़े सारे दोस्तों का अंत खत्म हो गया। अंत फिल्मों के इप्टा का ये होता था कि हाथों हाथ डाल के कुछ सुनहरे कल की ओर अग्रसर, ऐसा कुछ होता था ना। तो अब वो अंत खत्म हो गया क्योंकि सोवियत यूनियन गिर गया। हमको पता था गिरने वाला है, हमको पता था दैट एवरीथिंग बिकम्स अ कैरिकेचर ऑफ इटसेल्फ। तो वो दिमाग बादलदा ने खोला। बाकी ये तो सब यंगर लोग थे, बड़े अच्छे फिल्म मेकर्स थे। सईद मिर्ज़ा का भी नाम ले उनमें, तो उन्होंने बहुत मेथोडोलॉजी। एक क्या है, हम फिल्म मेकर सक्सेसफुल वो होता है जो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता उनसे जो जिनके साथ वो काम करता है। नहीं तो आप उसकी मिमिक्री करने लगते हैं जो ठीक है ना। तो आप एक वो मे बी पॉसिबिलिटी है कि आप एक ऐसे परिवार से आए जहाँ वैसे ही मिमिक्री पे तालाबंदी थी। तो आप तो एक तरह से क्या करना चाहते थे या कहानियाँ किस तरह की सुनाना चाहते थे वो आपके अंदर निहित था एक तरह से। और क्राफ्ट जो है वो उनके ज़रिए बहुत सीखा। कुंदन से बहुत सीखा, सईद से बहुत सीखा, विनोद से। केतन मेहता एक बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, उनसे वाकफियत हुई। केतन जी की कौन सी फिल्मों में काम किया आपने? मैंने नहीं किया, लेकिन वो बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। तो एक वो जो वक्त था वो बहुत इनफॉर्मल वक्त था।
तो अब मैंने तो तेंदुलकर साहब, विजय तेंदुलकर एक नाम ले लूँगा, अब तो बहुत सारे बड़े नाटककार थे, तो उन्होंने ऐसे ही बैठ के उनके साथ घूमता था, घर जाता था, उनकी प्लेस के बारे में बात करता था. इट वॉज अ वेरी ओपन टाइम. पीपल वेलकम दोज हु वर क्यूरियस, हु वांटेड टू लर्न. अब थोड़ा क्लासिस्ट हो गया मामला बहुत. कैसे दरवाजे खुले थे सबके. अगर मैं बोलूं तेंदुलकर से मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई महाराष्ट्र के बारे में, तो उनको तो हर एक कोना चप्पा चप्पा मालूम था महाराष्ट्र का. वो मेधा पाटकर के साथ पूरे महाराष्ट्र घूमे थे, तो वो आपको बताएंगे इस इलाके में ऐसा है, इस इलाके में ऐसा है. वो वक्त देंगे, और उस वक्त का कोई कमर्शियल कंसिडरेशन नहीं था. मैं थोड़ा दर्शकों को बता दूं, विजय तेंदुलकर जी ने तो कुछ ऐसे नाटक लिखे हैं कि एक एक नाटक महाराष्ट्र की आधुनिक समय में और देश के लिए तारीख बना. राजनीतिक असर हुए, सामाजिक असर हुए, क्रांतिकारी असर हुए. घासीराम कोतवाल सबसे ज्यादा चर्चित हुआ, सबसे ज्यादा चर्चित हुआ. लेकिन शांतता कोर्ट चालू है, सखाराम बाइंडर, मतलब ही इज पार्ट ऑफ द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र. मैं सुधीर भाई ये सवाल पूछना नहीं चाहता था, पर इस बात से निकल कर आया कि जब मैं भी बड़ा हुआ और आप तो खैर उस समय नाटक करने लगे होंगे, ये कुछ ऐसे नाटक हैं जिनका मंचन किसी भी शहर में चले जाओ हिंदुस्तान में होता रहता था. आज वो कुछ गायब से क्यों दिखते हैं? अब जैसे सखाराम बाइंडर है, या जो बाकी आपने विजय जी के नाटक, ये कुछ ना कुछ दिखते रहते. बादल सरकार के नाटक दिखते रहते थे, कहीं ना कहीं होता रहता था. हर जगह ये कुछ कम क्यों मामला दिखता है इसका? हाँ, जो पुराना है उससे शायद लोग मतलब कुछ नया करना चाहते हैं. जो नया कर रहे हैं उसमें वो बात है नहीं. आई थिंक द ओल्ड इज डेड दे थिंक एंड द न्यू इज येट टू बी बोर्न. इस ऐसे फेज में हैं हम लोग कुछ. पर अगर आप देखिए तो ये नाटक ऑलमोस्ट टाइमलेस हैं. ऑलमोस्ट टाइमलेस है, और करना चाहिए. अब जैसे शेक्सपियर तो करते ही हैं लोग इंग्लैंड में अभी भी, तो नहीं कहते शेक्सपियर पुराना हो गया, बट हमारे यहाँ पता नहीं क्यों द यंग आर नॉट रिलेटिंग टू दीज प्लेज. और नए नाटक जो लिख रहे हैं वो खासे बुरे हैं. मैं अभी एक जूरी में था एक नाटक कंपटीशन में, बहुत बुरे. किस तरीके से? मतलब हर आदमी जो है सरमन ऑन द माउंट लिखे. क्राफ्ट का तो सवाल ही नहीं है, कोई क्राफ्ट ही नहीं है. तो सब ज्ञान बांट रहे हैं कि खड़े हो गए मंच पे, मैं कृष्ण हूँ, मैं तो एक मोनोलॉग सा लिख रहे हैं ज़्यादातर लोग. मतलब कोई उसमें कॉन्फ्लिक्ट, नाटक, कैरेक्टराइजेशन, ये कॉस्ट्यूम, म्यूजिक, यूज ऑफ स्टेज क्राफ्ट, वो जो सारा कुछ होता है जैसे घासीराम में है, या हबीब तनवीर के सारे नाटकों में होता था, चरणदास, वैसा कुछ है ही नहीं. या तेंदुलकर का एक अलग था बिल्कुल. सुधीर भाई, इससे अगर बात पकड़ें तो फिर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने फिल्में बनाई हैं, और खैर इन लोगों ने आप इनका आपने नाम लिया है, ये तो सब तारीखी लोग हैं, इन्होंने फिल्में बनाई होंगी, और कई बार इनकी फिल्में बनने की जो प्रक्रिया थी उसमें आपका साथ रहा होगा. क्या सोचा, कैसे बना, वो एक आइडिया से कहानी कैसे बनती है, स्क्रिप्ट कैसे बनती है, फिल्म कैसे बनती है. इन लोगों का, जिसमें मैं आपको भी सम्मिलित करूँगा, क्या वो ऐसी विचार हैं या आइडियाज हैं जो आप पकड़ते हो और फिर फिल्म बनाते हो? हर आदमी कुछ तो एक कॉमन होगा ना. हर आदमी का तरीका अलग होता है. तरीका नहीं, मैं उसके पीछे की एक सोच और एक वो जो आता है ना, कहाँ से वो क्या है जो आपको प्रोत्साहित करता है या इन लोगों को करता था किसी चीज को पकड़ने का? ऑल ऑफ देम आर वेरी सोशली, मतलब एक तो दिस इज द जनरेशन जिससे मैं मुतासिर था, which refused to accept the idea of India that is handed to them by their parents. Parents means नेहरू. तो एक नेहरूवियन इंडिया का एक ख्याल है जिसको वो देख रहे हैं is not fulfilling its promise, not Nehru the man. Let's say, if I can use a word, the Congress party. ठीक है. So the irony of it is that they are all making films through the NFDC, which is the product of the Congress party. Let us say, so that you can put that the National Film Development Corporation is born because Mrs. Gandhi wanted a corporation which handles cinema and all that. So I mean that's the contradiction. So वो एक generation, but they were all socially conscious in one sense, in one sense or the other. Many of the, at least Ketan Mehta, Kundan Shah, Saeed Mirza belong to that tribe. But they are also, I mean, अगर फिल्में उसी वक्त की सिर्फ रह जाएं और वो ह्यूमन कंडीशन
को नहीं डिस्क्राइब करें, इफ दे आर नॉट रेलिवेंट इन एनी टाइम, तो फिर वो फिल्में जो है वो बहुत ही एक तरफा प्रॉब्लम वाली फिल्में हो जाती हैं। तो जब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए तो, बिकॉज इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ द कांग्रेस और दिस पार्टी और दैट पार्टी, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ स्टैंडिंग अप टू समथिंग एंड स्टैंडिंग फॉर समथिंग यू बिलीव इन। और सो फॉर एग्जाम्पल मैंने आई मेक हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, तो मैं मुझसे तब जब मैंने बनाई थी हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, सब बोलते थे, बहुत सारे लोग उस ज़माने के, मैं तो उठता था पहले स्क्रीनिंग से, जो टेस्ट स्क्रीनिंग्स होती हैं, और कई उस वक्त के लोग, विनोद दुआ के भी सीनियर थोड़ा, कोई सेंट स्टीफन्स का, कोई इधर का, कोई किसी कॉलेज का वगैरह, जो उस दौर से गुजरे थे, वो रोते थे। फिर बोलते थे यार सुधीर इसको समझेगा कौन, लेकिन हमारे वक्त को ये तो फिल्म में कोई नहीं समझेगा। तो बट दे फॉरगॉट दैट हज़ारों ख्वाहिशें इज नॉट अ फिल्म अबाउट द इमरजेंसी, it's a film about any time, about standing up. So it is a film about being young and exploring yourself, and a generation that believed that there was something which you had to do something together, an idea of commons, let's say in quotes. सुधीर भाई, आपने अभी एक बात कही और अच्छा हुआ आपने उन दोनों के बीच में थोड़ा अंतर दिखाया कि एक इनमें से कई लोग थे जो उसको एक ब्रॉडली नेहरूवियन कहते हैं, ऑल्दो नेहरूवियन का हजारों शुरू होती है अगर आप देखें तो विद द ट्विस्ट ऑफ डेस्टिनी स्पीच, बिल्कुल। और उसके बाद मैं कहता हूं कि नेहरू साहब जो थे, क्योंकि वी ऑल अडोर्ड हिम, बट यू नो ही मेड अ हॉरोलॉजिकल मिस्टेक, बिकॉज व्हेन इट वाज 12 o'clock at night in Delhi, it was 12 in the afternoon in New York or whatever, but he was a poet. Right, so it's a poetic thought, not a actual thought, and we all adored him, right? That's how it begins. सुधीर भाई, ये कह रहा था आपने जैसे बात की नेहरूवियन आइडिया की उसके, और वो कोई ब्रॉड नहीं कि कोई नेहरू की ही सोच थी, एक पूरी धरोहर थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। और ऐसा नहीं है कि नेहरू जी के समय में सवाल नहीं उठाए गए थे, तब भी लोगों ने की, फिल्में कई निकल कर आई, कुछ ऐसी फिल्में थी जो सीधे सीधे जो आशाएं थी उसके प्रति अगर कभी थोड़ी बहुत निराशा होती थी तो कभी सीधे कभी अलग तरीके से उस पर चोट करती थी। एक वो गाना बड़ा प्रसिद्ध हुआ, ये सुबह कभी तो आएगी, कई बार 58 या 59 की बात है। उसके बाद में ये बनता रहा। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि इनमें से कम जैसे आपने कहा आप भी उस समझ सोच में बड़े हुए, एक तरीके से आप अपने आप को भी नेहरू की जो बड़ी सोच थी उसके एक धरोहर के रूप में, एक लेगेसी के रूप में अपने आप को भी मानते हो। उनकी सोच या उस समय की वो वैल्यूज़ या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पकड़ के आप जाने अनजाने या कभी डेलिबरेटली अपनी फिल्मों में लाते हो या उसके थ्रू उनको दिखाना चाहते हो? नहीं, अब जिसको जो भी माने, मैं तो अपने बाप के ज़रिए जो भी समझा वो, एक तो लखनऊ में पैदा हुआ, मतलब बड़ा हुआ, सो लखनऊ में एक द आइडिया ऑफ लिविंग टुगेदर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आप लखनऊ जो है वो नवाबी शहर नहीं है सिर्फ, जिस लखनऊ में मैं बड़ा हुआ, नवाबी तो बहुत कम है, वो क्लीशे है। क्लीशे लखनऊ इज़ अ क्यूरियस शहर, लखनऊ इज़ अ प्रोग्रेसिव इन द राइट सेंस शहर। उसमें एक तंज है, एक आयरनी है, हर आदमी एक दूसरे की टांग खींचता है, और तो धर्म वाले भी एक दूसरे की टांग खींचते हैं। सो वो जो ख्याल है साथ रहने का इन अ नॉन बोरिंग वे, वो मेरे अंदर बहुत बसा हुआ है। That's how I grew up, that's how I heard my father and his friends talk, है ना। तो बोले कि मेरे चाचा को बोला किसी ने, किसी के घर गए, बोले कबाब खिलाओ, कबाब नहीं आए, 1-2 बार 3 बार, तो नीचे उनके मुसलमान दोस्त ने उनको बुलाया, अपनी पत्नी को, बोले बेगम कुंवर जी आए हैं, बोले कबाब नहीं खिला रहे हो, तो बोले सुनो कुंवर जी, कबाब जो है बड़े के हैं। तो बोले इनको क्या फ़र्क पड़ता, बोले नहीं, आपको बाहर जाके लोग बोलेंगे कि मुसलमान ने बड़े के गोश्त पंडित को खिलाया, तो हम नहीं खिलाएंगे, तो बाहर जाके खाओ। सो दैट काइंड ऑफ ओपननेस इज लखनऊ, वेयर ही कैन से नो। So that has stayed with me, that idea of being
उसमें बहुत सबक है इन सब चीज़ों में। तो और मेरे बाप का जो ख्याल है या नेहरूवियन ख्याल है या जो भी है, वो एक क्यूरियोसिटी। मैं जो फिल्में बनाता हूँ तो मैं कई बार मुझसे लोग पूछते हैं, और मैं कोई बहुत बड़ा फिल्म मेकर हूँ तो मेरे से अगर मेरे असिस्टेंट्स हों तो को पता नहीं होगा कि ये लिखता कैसे। वो मेरे साथ 6-7 फिल्मों में भी काम कर रहे होंगे, वो कुछ सोचते सोचते कुछ, तो वो मेरे बाप का ख्याल है कि एक मैथमेटिकल हाइपोथेसिस होती है और उसको फिर आप प्रूव करने चलते हैं और अंत में आप कहाँ पहुँचते हैं उसको आप निर्धारित नहीं करते। सो एनीथिंग दैट यू चेरिश कैन बी रॉन्ग। That is very fundamental to me. The third thing is that I think all ideologies are like skin fairness ads. They promise you something at the end and don't deliver. So if you believe that something will positive will happen, और कोई खूबसूरत कल होगा, चाहे रिश्ते में होगा, चाहे सियासत में होगा, चाहे कुछ होगा, वो होगा नहीं, कभी कभी होगा किसी किसी की ज़िंदगी में, बट नॉर्मली इट इज़ एवरीथिंग इज इन द मिडल। इट्स अ क्वेश्चन लीड्स टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज मैथमेटिक्स। तो बहुत तरीके से तो आप वही कह रहे हैं जो पंडित नेहरू ने कहा था कि डॉगमास कैन नॉट डायरेक्ट मी। सो दैट मेरे अंदर वो बहुत ज़्यादा it's there. So and also the third thing is that what has stayed with me is an idea of equality, though we are kind of all semi-feudal people. So I recognize but I have the ability, और या हमारे जनरेशन का या मेरे बाप में ये सिखाया था कि खुद को भी देख लो। तो हम लोग खुद को बहुत ही, जैसे मैं किसी भी खानदान का हूँ, मैं द्वारका प्रसाद मिश्र मेरे नाना हूँ, बट आई कैन सी द्वारका प्रसाद मिश्र इन अ फेयर वे, in a fair, square, critical way. I can see in Madhya Pradesh where I think he went wrong. ठीक है। I'm not enamored. That way all people who are scientific and independent are disloyal. So मेरी फिल्म में एक लाइन है कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से बोलता है कि यार आप बड़े धोखेबाज निकले, तो वो दूसरा कैरेक्टर कहता है वो क्या था प्रेम साहब, मैं आपको धोखा देता है खुद को, तो सोचा आपको दे देता। तो हम लोग कॉन्स्टेंटली किसी को धोखा देते रहते हैं ना। तो आप इसीलिए आप औरतों को भी वही हक देते हैं। सो यू डोंट हैव टू पेट्रोनाइज देम। इट्स वेरी 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 पेट्रोनाइजिंग टू से अ वुमन कांट बी रॉन्ग। ऑफ कोर्स शी कैन बी रॉन्ग, ऑफ कोर्स शी कैन बी इविल, because she's human, she's like us, the same. So that has stayed with me. Okay. Also sometimes women characters are interesting and grey. They have a right to be wrong. ठीक है। अब सुधीर भाई एक उस पर आते हैं, आपने जैसे अब समझ लीजिए आपका जितना फिल्मों में समय रहा है 25-30 साल तो कम से कम ज़्यादा हो गए, 30-35 साल, और एक माने कि 2 या 3 युग एक फिल्मों के माने 40 साल हो गए। हाँ, तो समझ लीजिए 2 या 3 युग बीत चुके हैं। एक आजकल का है, पिछले 8-10-15 साल का, जब टेलीविज़न आता है और सीरियल आते हैं और फिल्मों को एक दूसरी तरह से इफ़ेक्ट करता है। एक आपका शुरुआती समय था जब जिन डायरेक्टरों का नाम लो उनकी आज भी एक तरीके से मतलब बड़े नाम माने जाते हैं, एक तरीके की फिल्मों को उन्होंने जन्म लिया। मेन लाइन सिनेमा भी माना जाता था कि समाज से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। फिर एक समय आने लगा जब आपको वो सपने बेचने लगे, जो 70s 80s 90s का, चाहे एंग्री यंग मान लीजिए और भी कई चीज़ें मान लीजिए, उसके साथ साथ और भी था। ये 2-3 जो समय बीते, इसमें आपने कैसे बम्बई को और सिनेमा जगत को बदलते देखा है? और फिर मैं आज के सिनेमा में आपके आज के समय पे आया था सिनेमा में 82 में, तब दैट वाज द लास्ट फेज ऑफ द पॉपुलर सिनेमा ऑफ व्हिच बिगैन इन द 50s। कि 50 के दशक में एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर नुमा एक, चाहे वो खुद लिखते हो या ना लिखते हो, बट निर्धारित करते थे वो क्या लिखते हैं, उनकी फिल्म का म्यूज़िक कैसा होगा, वो कहानी कैसे सुनाएंगे, और वो खुद रिस्क भी लेते थे प्रोड्यूस करने का।
तो मिसाल के तो शुरुआत होती है बिमल रॉय हो, चाहे राज कपूर हो, चाहे गुरुदत्त हो, चाहे ये सब लोग हो। वो जब मैं आया था तो वो दौर जो है एक तरह से राज कपूर फिल्में बना रहे थे जी। राम तेरी सत्यम शिवम सुंदरम, राम तेरी गंगा मैली, ये सब आखिर की उनकी फिल्में हैं। आई वॉज देयर इन दैट टाइम एंड आई डिड मीट हिम। और मनोज कुमार वॉज मेकिंग क्रांति, और दिलीप कुमार वॉज स्टिल देयर, एंड शक्ति हैड कम जस्ट व्हेन आई अराइव्ड, यू नो, एंड सो दैट वाज अ फेज विच वाज जा रहा था वो। लेकिन कहीं उन लोगों का कनेक्शन अपनी ऑडियंस के साथ था। वो कुछ टेल एंड था एंग्री सिनेमा का, जो कि 70 के दशक में आया था, जब लोग डिसअपॉइंट हुए थे, गुस्सा हुए थे। तो एक कांग्रेस से उपजे हुए अमिताभ बच्चन जो है, वो कांग्रेस, वो एंग्री यंग मैन के भी सिंबल थे उस जमाने में, उस युग की निराशा के सिंबल थे वो एक तरह से। बट वो सिंबल वो थे, लिखा जावेद साहब, जावेद अख्तर, सलीम जावेद का मोरलेस वो एक सिनेमा था। अगर आप किन्हीं दो लोगों को पकड़े युग डिस्क्राइब करने के लिए, तो सलीम जावेद वुड बी द पीपल ऑफ टू डिस्क्राइब पॉपुलर सिनेमा। उसके साथ साथ एक पैरेलल सिनेमा उपजा जी, तो वो भी थोड़ा सा क्रिटिकल था। और फिर 80s और 90s में फिर वो कुछ कहीं लुप्त हो गया, कहीं निराशा हो गई, कहीं लोग बड़े हो गए, बच्चों की ज़रूरतें आ गई सामने, जो भी हुआ हो। NFDC डाइड, स्टेट स्टॉप पेट्रनाइजिंग सिनेमा, एक तरह का नरसिम्हा राव का फेज आया, मनमोहन सिंह का। इंडिया opened up and there thus was born the homesickness market. मतलब करण जौहर, कभी खुशी कभी गम, a projection of India as a La La Land. It was a La La Land, you know, where nothing, so the cameras never showed you any poverty, never showed you any problems. There were weddings and you know, that was I mostly call it the homesickness market. तो आप, मेरी बहन अमेरिका में समोसे खाने जाती हैं शाम को, पिक्चर भी देखती हैं, और सब हिंदुस्तानी इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं, और उनको अपने कुछ 2-4 गोरे दोस्तों को भी दिखा देंगे, देखो क्या सुनहरा हिंदुस्तान वगैरह वगैरह। उस तरह का एक सिनेमा की उपज है 90s 80s में, जहाँ म्यूज़िक आता है, जहाँ शाहरुख आते हैं, जहाँ रोमांस आता है, एक तरह का an India that is looking forward to happiness and joy and leaving behind whatever problem or ignoring or refusing to see. So I think because we refuse to see, we are now where we are. which is the right wing in its, because the right wing listens to people. The left wing all over the world doesn't listen to people. It has lost connection. Whether you see anywhere in America or you see anywhere, the left wing is sitting in all, I mean, maybe, you know, sitting in haloed conference halls and discussing the poverty of people where they have no connection with the people themselves. So the people का idiom जो है वो तो right wing के पास है। वो बातचीत जो कर रहे हैं वो तो उनसे तो वही बात कर रहे हैं। बदल के आपने बात करनी बंद कर दी, आप तो चले गए अमेरिका, आप तो चले गए सुनहरे भारत में, आप तो चले गए रोमांस में। उनकी ज़िंदगी में तो कहाँ रोमांस कहाँ था, तो आप भूल ही गए। वो जो सिंगल स्क्रीन को आपने हटा दिया, आप मल्टीप्लेक्स में गए। मल्टीप्लेक्स अब पैदा हुए थे कि हम वहाँ पे रीजनल सिनेमा भी दिखाएंगे, फला भी दिखाएंगे, वाला आपने बंद कर दिया। अ बिग टिकट कॉर्पोरेट फिल्म started monopolizing all the halls. Cinema became expensive. एक तरह का सिनेमा फिर वो, और इनसे बात करनी बंद हुई तो वो कहीं और गए। तो भोजपुरी का भी राइज हुआ है उसके बाद। भोजपुरी सिनेमा बिकेम, आज आप देखिए तो बिलियंस, अगर भोजपुरी कोई गाना आता है तो बिलियन का व्यू वो होता है, हिंदी से ऊपर है वो, क्योंकि उनसे तो वही बात करें। अब उसको आप वल्गर बोलें,
लेकिन आपने उस ईडीएम में अच्छी बातें क्यों नहीं की? तो हम सबका फेलियर है कहीं वो। मेरे ख्याल मैं से मानता हूँ कि एक तरीके से वो एक संबंध एक तार बंधा है। हाँ। लेकिन जो मैं इसी अब से उसमें आई एम मेकिंग इट सिंपल, देयर आर अदर रीजंस व्हिच नहीं, वो सही है। लेकिन कॉम्प्लेक्स टू मैं ये मेंशन। कहता हूँ कि इसी तरीके से अगर आप 50 लें, 60 लें, जब फिल्में बहुत ज़्यादा प्रभावी थी, और 70 में भी लें, मतलब एक समय में तो ये था कि फिल्में फैशन भी बदलती थी, बातचीत का तरीका भी बदलती थी, तो एक मतलब लोगों की ज़िंदगी में भी असर करती थी, विचारों पे तो करती हूँ। इसी तरीके के संवाद लोगों के दिल को पकड़ के उनके साथ लेकिन एक दूसरे स्तर पर संवाद करते थे, ठीक है, और उनके अंदर की जो बेसर फीलिंग्स थी उससे बाहर निकाल के कुछ दर्शन, कुछ जिसको अब लोग प्रगतिशील विचार कहते हैं, कुछ खुलापन दिखाते थे। अगर आप माने कि कनेक्ट आज भी है, ठीक है, मानता हूँ दक्षिणपंथी ताकतों का वो कनेक्ट है, और कई हद तक बहुत से और लोगों का नहीं है, लेकिन इसमें वो उनको एक जो नयापन है, एक नई रोशनी है, वो तो नहीं दिखा रहे ना। नहीं दिखा रहे, तो क्लिंगिंग ऑन टू अ काइंड ऑफ अ पास्ट। और वो भी नहीं है, बिकॉज नया कुछ दिखाने को तो है नहीं ना। नहीं, तो उसमें और फिर कहीं कहीं वो जो रोमांस वाला और वो जो मनमोनॉमिक्स वाला जो सिनेमा, जो भी बोलिए आप उसको, वो सारे लोग इनसे भी जुड़ रहे हैं। आप देखिए कहाँ होता है, दूरदर्शन आता है, वो दूरदर्शन आता है, उसमें रामायण महाभारत आते हैं और सारे, फिर साथ में क्रिकेट मैचेस आते हैं, फिर वो सारी चीज़ें जो है, एक तरह का सिनेमा आता है विच सेज फॉरगेट द प्रॉब्लम्स, लिव इन अ ला ला लैंड, और सब मिल के जब सब कुछ होता है तो यथार्थ आपके नीचे से कुछ और हो जाता है, और फिर एक तरह का पॉलिटिक्स टेक्स ओवर, and for better or for worse they are talking to people, and also some regional leaders are talking to people in their own in their own idiom. Now that idiom, certain left leaning, progressive, एजुकेटेड, मोस्टली इंग्लिश स्पीकिंग, इसलिए मैं जानबूझ के अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, वो उस मीडियम को कभी कभी कहते हैं ये वल्गर है। मैंने जैसे कई कांग्रेसियों सुना है, और नाम नहीं लूँगा। आपको विशेष प्यार है कांग्रेस? बहुत हाँ। क्योंकि बस वही तो एक होप थे तो कदम, तो वो जब बोलते हैं अरे वो फला बाबू जो है वो ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, उन शब्दों का ऐसा इंतजाम कर, बिहार में ऐसे कैसे बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार तुम यार अंग्रेज़ हो यार, ये तो ऐसे बात करते हैं। अब यही इसी शब्दावली को, इसी वाक्य को अगर आप अंग्रेज़ी में तर्जुमा करो उसका, तो आपके बच्चे वही ज़बान बोलते हैं, उससे भी ज़्यादा वल्गर बोलते हैं। क्योंकि तो मैं तो दोनों को जानता हूँ, मैं अपने असिस्टेंट्स को भी तो जानता हूँ कौन सी ज़बान बोलते हैं, और मैं बाप को भी जानता हूँ। तो जब वो भाषा भोजपुरी या बिहारी या यूपी की या अवधी या ब्रज, उसमें तो कुछ शब्द ऐसे होंगे जो थोड़े आपको कोर्स लगेंगे। एक शब्दावली है ना, एक बात करने का तरीका है ना, वो तरीका ही भूल गए। तो आपके बच्चे जो हार्वर्ड में जाके कुछ भी अब शब्द बोलते रहते हैं, एफ करते रहते हैं, आप जब यहाँ कोई करता है तो आप कहते हैं गाली गलौच है। तो मुझे तो लगता है ये ईडीएम की बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, आप इसकी बताइए सुधीर भाई, आपने जैसे कहा कि कई चीज़ें बदली हैं, तो मैं थोड़ा सा एक और तरीके से सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है, दर्शक बदला है, उसका दर्शन बदला है, या उसको चीज़ें दिखाने वाले बदले हैं? देखिए अब ये तो सवाल चिकन एंड एग वाला है। हाँ, है ना, ये नहीं, अभी तक आप बड़े आसानी से निकल रहे थे ना, इसलिए मैंने कहा पकड़ा आपने। हाँ। अच्छा, तो वो सियासत बदली है या सियासतदां बदला है या सियासत करने वालों ने सियासत, ये तो सवाल वही है, आप शब्द कोई भी इस्तेमाल करें। डज द लीडर इन्फ्लुएंस द पीपल, डू द पीपल। तो मुझे लगता है कि एक तरह की लीडरशिप ने लोगों की निराशा का इस्तेमाल किया। लोग निराश हैं, लोग नाराज हैं। अब आप उसको नहीं कब्जा कर पाए, किसी ने कर लिया। हम एज फिल्म मेकर्स नहीं कर पाए। हम जो फिल्में बनाते हैं तो लोग कहाँ देखते हैं उनको, एक तरह का दर्शक देखता है ना, इट्स अ नीश, सम वुड से अ लार्जर नीश। जब हज़ारों बनती है तो एक लार्ज नीश हो जाती है, चमेली बनती है तो थोड़ी और लार्ज नीश, और ये साली बनती है तो थोड़ी और हो जाती है, लेकिन फिर भी कोई मास फिल्म तो नहीं है ना। तो कहीं वो
स्लिप हुआ है वो पता नहीं क्या, यू नो, इट्स अ डिसअपॉइंटमेंट आई थिंक when a kind of idea fails, then another idea takes over. There's a space. Okay. So you have left the space. I think we have all left the space open, and we are upset. कि कहाँ से लेगा, because we didn't expect these people. We had a contempt कि अरे यार ये थोड़ी ना करेंगे यार, इनको क्या आता है, हाँ मैं तो आ गए, अब आप झेलिए। आपने जवाब कुछ बुद्धिमत्ता से दिया है, कुछ सादगी से दिया है, कुछ चालाकी से दिया है, पर चलिए ठीक तो है। फिल्में करूँ ना, हमको जिंदा भी तो रहना है। अच्छा सुजीत भाई, इसे बताइए, जो आपने फिल्में बनाई जी, उनके बारे में कुछ बताइए, जो कुछ चीज़ें आप हमसे दर्शकों से बात करना चाहेंगे अपनी फिल्म बनाने में, प्योरली जो आपने 8-10 फिल्में बनाई और उसमें आपको क्या लगता है आपकी फहरिस्त में सबसे अच्छी, जो कुछ आप जिनमें आप बनाए में निराश हुए, या जिनको आप में दर्शक का जो प्रतिक्रिया है वो उस तरह की नहीं मिली, कुछ आशाएं, निराशाएं, तो क्या खुशियां? होता है, फिल्म मेकिंग इज स्ट्रेंज कि आप अगर सच बोले, और मैं आपकी वजह से सच बोल रहा हूँ इस वक्त, पीआर नहीं कर रहा हूँ, तो फिल्में कुछ होती हैं जो आप सिर्फ आप बना सकते हैं। आपको एक्चुअली वही फिल्म बनानी चाहिए जो सिर्फ आप बना सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे मेरी पहली फिल्म ये वो मंजिल तो नहीं, सिर्फ मैं बना सकता था। तीसरी फिल्म धारावी सिर्फ मैं बना सकता था। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी जो है सिर्फ मैं बना सकता था। इस रात की सुबह नहीं, सिर्फ मैं बना सकता था। उसके बाद जंप आता है तो फिर ये साली ज़िंदगी शायद मैं सिर्फ बना सकता था, फिर सीरियस मैन शायद मैं सिर्फ बना सकता। तो 14 फिल्मों में 5-6 ऐसी हैं जो सिर्फ बना सकता हूँ, उनमें 4 मुझे अच्छी लगती हैं बहुत। बट प्रॉब्लम यह है कि वी डोंट नो विच आर दोज 4 फिल्म्स। हम कई फिल्में बनाते हैं किसी और वो फिल्म बनाने की खोज में। तो हर फिल्मकार की उम्र में 4-5 ही फिल्में होती हैं। गुरुदत्त बोलेंगे तो आप प्याजा, कागज़ के फूल, साहब बीबी गुलाम, उसके बाद रुक जाएंगे। जो बहुत ही उनका भक्त होगा तो वो 14वीं का चांद पे भी जाएगा, और भक्त होगा तो बाजी या आर्या पार या उसके पीछे भी चलेंगे। उनकी टेक्निक है सब, CID भी प्रोड्यूस की थी। लेकिन है तो जब बात करते तो 3-4 ही फिल्म है, 3 ही है एक्चुअली, और 2 में तो उन्होंने अपना नाम भी नहीं डाला एज ए डायरेक्टर। तो वो जो एक खेल है वो मिस्टीरियस है, और उसको थोड़ा मिस्टीरियस रहे वो अच्छा है। बट आई लाइक धारावी अलॉट। मैंने अभी देखी और मतलब मुझे तो लगा कि ये ओमपुरी शबाना जो जब देखा तो मैं तो आई वाज शॉक्ड दैट दे हैड वर्कड विद मी, क्योंकि मैं तो आई वाज वेरी यंग, दे वर बिग स्टार्स। लेकिन मुझे फिल्म अच्छी तब बनती है जब आप कुछ वो फिल्म पकड़ते हैं और वो ख्याल पकड़ते हैं जिसके बारे में आपको रिसर्च नहीं करनी। मतलब आप रिसर्च करते हैं, कॉस्ट्यूम थोड़ा ये वो, बट एसेंशियली जैसे हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी मैंने बनाई तो मैं आई एम प्रिपेयर्ड टू मेक इट। मैं मैथमेटिशियन का, नेहरूवन का बेटा हूँ, मैं DP मिश्रा का ग्रैंडसन हूँ, मैंने इंदिरा जी का राइज देखा है, मैं इमरजेंसी में छोटा था लेकिन था, मैं सियासत मैंने लेफ़्ट देखी है। मेरे बिस्तर के नीचे एक दिन एक नक्सल आके छुपे थे, वो भाग गए थे फिर, बट देयर इट वाज इन द एयर, राइट। आई न्यू हु ऑल ऑफ देम वर, आई हैड रेड, द पैशन ऑफ द लेफ्ट हैड अफेक्टेड मी। तो कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि आप सिद्धार्थ हो, उसमें 3 कैरेक्टर हैं, तो सिद्धार्थ हो, गीता हो या विक्रम हो, तो मैं हमेशा बोलता हूँ मैं गीता हूँ। अच्छा, क्योंकि गीता बीच में है कहीं, ना मैं नक्सल हूँ ना मैं फिक्सर हूँ तो कहीं बीच में हूँ ना, तो वो गीता इज दैट वन पर्सन हु, सो आप इट्स इंटरेस्टिंग टू तो वो फिल्म, मैं गीता प्रोफेसर की बेटी है, विक्रम जो है वो पंजाबी रेफ्यूजी जो यूपी में आए बहुत। सो आई डोंट नीड टू डू रिसर्च ऑन इट, आई नीड टू डू रिसर्च कह रहा है टोपी करेक्ट थी कि नहीं, कि क्या कि घर कैसा होता था उस तरह का। बट मोस्टली सो इफ़ यू
वो फिल्म में अगर आप पकड़ लें, धारावी में मैं घर से भागा हुआ सायन में रहता था, धारावी के बगल में उन बार्स में मैंने शराब पी थी, वहाँ घूमा था, वहाँ टैक्सी ड्राइवर यूपी वाले से मुलाकात हुई थी, वो रोज़ मुझे छोड़ता था, पैसे नहीं लेता था, उसकी ज़िंदगी समझ में आई, उसकी माँ समझ में आई। मैंने धारावी लिखी थी अपने बारे में कि मैं गुस्से में बम्बई से, और मेरा भी तो तलाकनुमा कुछ हो रहा था। फिर मैंने कहा ये कुछ ज़्यादा पर्सनल हो जाएगी, तो मैंने उसको टैक्सी ड्राइवर, उस टैक्सी ड्राइवर की ज़िंदगी पकड़ी, वो धारावी में डाला, एंड बिकम स्टोरी ऑफ ऑल माइग्रेंट्स रादर देन अ माइग्रेंट और मी पर्सनली, बिकॉज दैट आई थॉट वाज टू pompous. So I made that film, but I knew what I was doing. I knew that mother who's coming. I knew that so if जब आप जानते हो चीज़ें को, तो फिर उसको पकड़ना क्राफ्ट में आसान होता है, नहीं तो आप फिर ढूंढते रहते हो, रिसर्च में खो जाते हो। तो मेरे गुरु थे सईद मिर्ज़ा, वो बोलते थे यू कैन ड्राउन इन द क्विक सैंड ऑफ डिटेल। यू हैव टू, मतलब वो थोड़ी फिल्म मेकर की समझने वाली बात है, नॉट दैट डिटेल इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट यू कैन ड्राउन इन इट्स क्विक सैंड ऑल्सो। आप इतने फंस जाओगे उसकी, यू विल फॉरगेट द ब्रॉडर फिल्म वॉट एवर इट इज। तो वो बचाती है आपको। अगर आप इस रात बनाएं, तो मेरे छोटे भाई ने थप्पड़ मारा था एक लड़के को, फिल्म इंस्टीट्यूट में कोई लड़की को छेड़ रहा था, वो किसी गैंगस्टर का भाई निकला, वो इंस्टीट्यूट को घेर लिया। अच्छा। तो बोले लंबू को बाहर निकालो, तो वो अंडरवेंट 2 nights ऑफ टेरर, राइट, ऑफ कोर्स। पूरा इंस्टीट्यूट? हाँ, इंस्टीट्यूट घेर लिया था। तो फिर हम खैर हमने फ़ोन किया, उसको निकाल दिया बाहर, ऐसा जो भी था। तो बट आई एम सेइंग दैट आई न्यू, एंड आई वाज लिविंग इन बॉम्बे, और वो जो 80s 90s का दशक था, जहाँ बाहर आप निकलो तो बोले ये फलां का आदमी है, या इसका आदमी है, इस गैंगस्टर का आदमी है। तो एक तरह का फियर था बाहर लोगों में। आई हैड वर्कड विद सईद मिर्ज़ा एंड ऑल, मोहन जोशी हाजिर हो, और उन इलाकों में मैंने काम किया था बहुत। अच्छा। सईद के साथ। अच्छा, सईद जी के साथ। 2 टाकी में, भिंडी बाज़ार में। सो मैं बहुत वहाँ जानता था लोगों को। सो फिर इस रात की सुबह नहीं बनती है, क्योंकि मैं जानता हूँ उस शहर को, मराठियों को जानता हूँ। मेरी माँ थोड़ी सी मराठी थी। अच्छा। वो नागपुर में डीपी मिश्रा थे ना, ये सीपीसीआई बेरार था, सीपी बेरार वाला। तो वो लोग बड़े हुए नागपुर में। ब्रिजेश मिश्रा इज बॉर्न इन स्टडीज इन नागपुर। ओके। तो मेरी माँ को उनके भाई बाई बोलते थे। अच्छा। जब वो लखनऊ में शादी होके आए, मेरे एक भाई आए, बोले भाई, तो उन्होंने सोचा पता नहीं किससे शादी होगी, कोई लखनऊ में भाई का मतलब कुछ और होता है। तो फिर 56 के बाद फिर जबलपुर और भोपाल आप लोग आए होंगे, ये लोग आए होंगे रीऑर्गेनाइजेशन? हाँ, रीऑर्गेनाइजेशन जब मध्य प्रदेश बना था, ये लोग इधर आए। हाँ, और ये सीपी चला गया था महाराष्ट्र में, नागपुर उधर चला गया था। अब सुधीर भाई, जो एक आपका एक बड़ा दर्शन रहा है, बड़ी समझ रही है, भारतीय फिल्मों में, भारतीय फिल्म प्रोड्यूसर्स में, इंटरनेशनल फिल्मों में कौन हैं जो आपको तारीखी या फिल्म लगती हैं जो बहुत बड़ी हैं, और आप हमारे माध्यम से शेयर करना चाहोगे कि अगर किसी को फिल्में देखनी हो, समझनी हो, तो इन डायरेक्टर्स को देखें, इस समय को देखें, इन फिल्मों को देखें? मेरी पहले भी आपसे चर्चा हुई है, आपके पास एक पूरी उसकी इंसाइक्लोपीडिया है, लेकिन किन किन के बारे में आप बोलना चाहेंगे और बताना चाहेंगे? अगर आप बंगाल से शुरू करें तो आप घटक, रे, मृणाल सेन, तपन सेना, और कोई खास फिल्में इनकी? हाँ, रे की अपू ट्रायोलॉजी जो है, चाहे अपूर संसार देखें, पथिर पंचाली देखें, नायक तक मुझे उनकी फिल्में, जो उनके अगर ट्रायल पूरा जो उनका जो फिल्मोग्राफी है, चाहे वो अपू ट्रायोलॉजी हो, नायक तक जो उनकी फिल्में हैं, देवी हो, कंचनजंगा हो, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और उसके बाद भी हैं 2-4। आपने मृणाल सेन का भी नाम लिया, उनकी मृणाल दा की फिल्में बहुत सारी अच्छी हैं, लेकिन अगर कोई शुरुआत करे तो भुवन शोम से ही करना चाहिए। लेकिन उसके बाद उनकी मुझे जो फिल्म अच्छी लगती है, एक इंटरव्यू बहुत अच्छी लगती है, एक दिन प्रतिदिन एक फिल्म है उनकी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे एक उनकी फिल्म है आकाले शानदाने, अच्छा, वो बहुत अच्छी लगती है। एक और फिल्म है कैलकाटा 71 शुरू की, वो इंटरेस्टिंग है कई मामलों में, बिकॉज वो उस वक्त को बहुत दर्शाती है, और वो एंग्री सी, बहुत ही एक्सपेरिमेंटल सी फिल्म है वो मुझे।
आप घटक को देखें, सब फिल्में देखें, घटक जैसा कोई फिल्म मेकर है ही नहीं। जो क्राफ्ट पे कंट्रोल है, वो उनकी ज़ाती तौर पे आदतें ऐसी थी कि वो थोड़ा सा टैकी सी हो जाती हैं, उन्होंने पोस्ट। लेकिन आजकल जो घटक की फिल्में मॉडर्न टेक्नोलॉजी में रेस्टोर हुई हैं, आप देखें सुवर्ण रेखा, मेघडा का तारा, तीताप्पो और गप्पो, तीताश एक टू नदीर नाम, बहुत बहुत अच्छी फिल्म है। अब बंगाल से बाहर निकले हैं बाहर से आप हिंदुस्तानी सिनेमा में आए तो हिंदी, जिसको आप एक जनरल टर्म में बॉम्बे हिंदुस्तानी सिनेमा जो है, तो आप अगर आप अनयूजुअल नाम भी अगर मैं लूँ तो आप ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्में भी देखें, तो एक तरह की फिल्में है ना। वो अब्बास साहब ने फिर राज कपूर के साथ काम किया, और ज़्यादातर उनकी अर्लियर फिल्में जो लिखी हैं वो अब्बास साहब ने हैं, तो राज कपूर की। तो वो आप आवारा वगैरह जो फिल्में हैं वो सारी इन्होंने लिखी हैं, अब्बास साहब ने। तो आप उनकी फिल्में देखें, राज कपूर, गुरुदत्त की देखें, तीनों जो हमने अभी साहब बीबी गुलाम, प्यासा, कागज़ के फूल, ये तो तीन देखें हैं। उनकी अर्लियर फिल्म बाजी और आर्य पार, कई फिल्में इंटरेस्टिंग हैं, ये तीन उनकी मेन फिल्म। बाद में चौधरी, बहुत खूबसूरत फिल्में हैं। और गुरुदत्त का जब आप नाम लेते हैं तो आपको शायर का भी नाम लेना पड़ता है। शायर का, ठीक है। तो वो जो शायर हैं वो ऑलमोस्ट स्क्रीन प्ले राइटर है उसमें। तो जिन्हें नाज है हिंद पे वो कहाँ हैं, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, वो सब भी तो है। बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्में हैं उनकी। बिमल रॉय की फिल्में, चाहे आप उनकी सारी फिल्में, चाहे आप उनकी मधुमती देख लें तो भी चलेगा, लेकिन उनकी बहुत सारी फिल्में हैं। आप पूरा बिमल रॉय का ओब्र जो है ना, वो बहुत ही अच्छा है। वो आप बिमल रॉय को पूरी तरह से आप देखें, आप उतने पुराने में भी ना जाएं, और फिर एक पैरेलल सिनेमा का जो स्ट्रीम आता है, साथ में बी आर चोपड़ा भी हैं। तो बी आर चोपड़ा साहब की जो है वक्त, कानून, नया दौर, वो सारी जो फिल्में हैं बहुत अच्छी फिल्में, वो बहुत फिल्में अच्छी हैं। तो वो भी आप एक तरह का, ऑल ऑफ देम आर हैविंग कॉन्वर्सेशंस विथ द powers that be. You could say the Congress party or you could say Nehru. Whether they are critical conversations or participating in the idea of India, that is, all of them are like that even. तो आप उनकी फिल्में देख लें, बी आर चोपड़ा की भी। उसके बाद अगर आप गुजरते हैं तो बी आर चोपड़ा के बाद अगर आप देखें तो जो उस समय का पैरेलल सिनेमा है वो मणिकौल है, कुमार शानी है, वो बहुत ही एक्सपेरिमेंटल आर्ट फिल्म है। दुविधा, उसकी रोटी, ये जो फिल्में हैं ये बिल्कुल ही, कुमार शानी आते हैं, माया दर्पण, एक तरह का सिनेमा है जो एक तरह की ऑडियंस में बहुत पॉपुलर था। फिल्म सोसाइटी, पैरेलल सिनेमा जिसको आप बोलते हैं, उसमें बहुत पॉपुलर था। उसके साथ साथ निकलते हैं सईद मिर्ज़ा, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, अरविंद देसाई की अजीब दास्तान, मोहन जोशी हाजिर हो, सलीम लंगड़े पे मत रो, ये सारी फिल्में उनकी हैं। सईद साहब की नसीम, पाँच ही फिल्में उनकी बहुत अच्छी हैं। केतन मेहता की भवनी भवाई, माया मेम साहब, लेकिन उनकी सारी जो फिल्में हैं वो केतन की, वो तो कमाल ही है। ही इज़ अ ग्रेट फिल्म। हाँ, विजुअली वेरी फ्यू, मिर्च मसाला जैसी विजुअली कमाल की फिल्म, इनोवेटिव फिल्म बहुत कम है। तो केतन साहब हैं, केतन मेहता है, शेखर कपूर आते हैं तो बैंडेड क्वीन, वो 4 तरह की अलग फिल्में बनाई। शेखर ने 3 ही हिंदी फिल्में बनाई हैं। एक मासूम, वो बिल्कुल ही अलग है, मिडिल क्लास दिल्ली, इतना अच्छा किसी ने नहीं देखा। फिर वो मिस्टर इंडिया बनाते हैं तो इतनी अच्छी चिल्ड्रंस फिल्म किसी ने नहीं बनाई। और फिर वो बैंडेड क्वीन बनाते हैं तो जो रूरल इंडिया और बुंदेलखंड का जो, और ग्वालियर और उसका जो एक पूरा ग्रिट है, वो निकाला है। वो तो कैसे इस दिल्ली के एक सुंदर नगर के मॉडर्न स्कूल के लड़के ने
ये कैसे किया, ये थोड़ा सा ये दैट इज वन ऑफ द मिस्ट्रीज ऑफ हाउ आर्टिस्ट आर बॉर्न फ्रॉम वेयर देयर इज नो ग्रेट एक्सप्लेनेशन। वो सीए है, देवानंद की फैमिली का है, लेकिन उसने कैसे बनाई है, बट बनाई और बहुत कमाल की हैं। तो आप वो फिल्में देखें, मतलब बहुत सारे हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ वेरी वेरी गुड फिल्म मेकर्स, यू नो। मराठी फिल्में हैं, जब्बार पटेल की फिल्में हैं, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जब्बार पटेल की जो आप देख लें तो एक उन्होंने बहुत सारी पॉलिटिकल फिल्में, आप जब्बार पटेल की फिल्मोग्राफी को अगर आप पकड़ेंगे, और उन्होंने बहुत सारी, उन्होंने ही इज़ अ ग्रेट प्ले राइट, घासीराम कोतराल वॉज अ थिएटर बहुत अच्छा किया, बिकॉज उन्होंने फिल्में भी बहुत अच्छी बनाई हैं। तो उसको आप देखें। आप आगे तो ये सब यंग लोग अगर हैं तो कश्यप तो ही आ जाता है, फिर कहीं अगर सुधीर मिश्रा को आप छोड़ दें तो कुंदन शाह की जाने भी मैंने शुरू ही सुधीर मिश्रा से हाँ, तो किया वही उसको इसीलिए मैं उसको छोड़ दें तो आप कश्यप सीधे आता है ना फिर। हाँ। तो अनुराग कश्यप, उसकी ब्लैक फ्राइडे नहीं, आपके बाद सत्यजीत रे, फिर कश्यप को आपने फेरिस्त भी वैसे ही बनाई थी। नहीं, मेरे पहले सत्यजीत रे, उसके पहले घटक, उसके पहले बहुत लोग, और कहीं कश्यप आज तो कश्यप जो है वो उसकी ब्लैक फ्राइडे तो कमाली की फिल्म है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। बहुत अच्छी। तो ब्लैक फ्राइडे 5, सभी ने गैंग्स ऑफ वासीपुर तो देखी है, वो बहुत अच्छी फिल्म। मुझे तो इसकी कैनेडी भी अगली एक फिल्म है, बहुत अच्छी लगती है उसकी। ही इज़ ऑलवेज इंटरेस्टिंग, whether you like him or not. Some film you may like more, some film you know, but he is taking chances, he is bold. Today Anubhav Sinha is a very good filmmaker, I think. उसकी जो है मुल्क, आर्टिकल 14, ये सारी जो फिल्में हैं, थप्पड़, देर यू कुड कॉल देम मिडल ऑफ द रोड, बट दे आर वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म्स पर से। विशाल भारद्वाज, यू नो, मकबूल, बहुत सारी फिल्में उसकी बहुत अच्छी हैं। आप तिग्मांशु धुलिया, हिंदी में बहुत सारे हैं। अभी आज अमित मसूरकर, अभिषेक चौबे बहुत अच्छे फिल्म मेकर्स हैं। आनंद गांधी ने एक फिल्म बनाई थी, और बहुत बहुत there's a great talent, and today in Bombay, you know, this girl called पायल कबाड़िया is very good. अच्छा। हाँ, बहुत अच्छी है। तो उसकी जो फिल्में हैं, ऑल वी इमेजिन इज लाइट, वो बहुत अच्छी है। उसके पहले एक फिल्म है द नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, द नाइट, ऐसा, आई मे बी रॉन्ग अबाउट द टाइटल। तो वो बहुत अच्छी फिल्म है। केरला बहुत अच्छी फिल्में बनाता है, चाहे आप अदूर गोपाल कृष्णन की फिल्में देखें शुरू में, अरविंदन की देखें, लेकिन अब भी जो आप देखें तो लीजो जोसेफ पेलिसेरी, जलीकट्टू, मुझे बड़ा अच्छा फिल्म मेकर लगता है लीजो जोजे पेलिसेरी, बहुत ही अच्छा फिल्म मेकर है। बट आप उनकी अभी मामूटी जैसा एक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग काम कर रहा है, एक फिल्म कादल। आई वाज द चेयरपर्सन ऑफ देयर स्टेट अवार्ड्स जूरी केरला में। अभी तो मैंने कभी 40 फिल्में देखी थी। तो अभी पिन्नरी विजयन साहब के साथ मैं अवार्ड देने गया था उनको। तो वो इस वक्त बहुत अच्छी फिल्में बना रहे हैं केरला वाले। दिस ग्रेट, आई थिंक ग्रेट सिनेमा। बैठ के बिहार के कोने में एक आंचल मिश्रा है कोई, उसकी फिल्में देखो आप तो वो कहीं आता ही नहीं बम्बई, लेकिन वो बड़े इंटरेस्टिंग बंदा है। तो देयर आर फिल्ममेकर्स एंड फिल्ममेकर्स टुडे। आई थिंक वी आर ऑन द वर्ज ऑफ एन एक्सप्लोजन। सिनेमा में बहुत टैलेंट है जो थिएटर में नहीं दिखता मुझे। Yes, all the talented people have gone through. So I think in cinema there is at the moment in all fields an explosion about to happen. जब आप सुधीर भाई आज की फिल्मों के एक्सप्लोजन का करते हैं तो एक सवाल बनता है, पर वो मैं आखिरी में पूछूंगा। अब मैं कहता हूं कि अगर इसके बाद पासपोर्ट बनवाएं और विदेश जाएं तो फिर कौन सी फिल्मों का या फिल्मकारों की आप बात करेंगे? यार इतने सारे नहीं, इतने सारे तो हैं। बाहर आपने काम नहीं किया तो छोटा हो जाता, पहले आपसे शुरू करते। कुरोसावा से आप शुरू करें, बर्गमैन पे आप जाएं,
ट्रूफो पे आप आए, एक मिनट, गोडार्ड पे मैं आप कह रहा हूँ आए। दर्शकों के लिए अगर उन लोगों के देश भी बता दें तो जैसे थोड़ा सा। आप अगर बर्थ ऑफ सिनेमा आप बोलें फ्रांस है, अगर सिनेमा का अगर कोई मुल्क है, वैसे तो सभी का है, तो लेकिन तो गोडार्ड, फ्रांस में गोडार्ड, ट्रूफो, इस तरह के फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने एक तरह का फिल्म मेकिंग की विधा एक तरह से तोड़ी थी। एक तरह के कन्वेंशनल फिल्म मेकिंग थी कि स्टूडियो में होगा, ये होगा, उन्होंने वो पूरा दे ब्रोक इट ओपन कि सड़क पे कैमरा लेके चले गए। यहाँ आप यहाँ बैठे हैं, नीचे कट मारा तो आप गाड़ी में बैठ गए, नहीं तो आप यहाँ से उठेंगे आप वहाँ बैठेंगे। जो एक तरह का उन्होंने दे ब्रोक द लिमिट्स, एक्सप्लोर्ड द लिमिट्स ऑफ फिल्मिंग। तो क्राफ्ट हम सबको उन्होंने ही सिखाया बहुत। सो आप बहुत सारे हैं वहाँ पे, इधर अनगिनत हैं, तो सबका नाम क्या लें, लेकिन ये 2-3 लोगों का नाम आता है बहुत उसमें। आप जापान चले जाएं तो कुरोसावा साहब हैं, उनकी फिल्में तो अनगिनत हैं। आई थिंक देयर इज़ वन पर्सन, अगर जो है सेवन सामुराई, योजिम्बो हो, चाहे आप उसकी उनकी राशोमोन देखें, या किसी भी हर विधा की आखिर में जाके इतना बड़ा फिल्म मेकर शायद ही कोई हुआ जिसने इतना कंसिस्टेंट बड़ा और इतनी सारी फिल्में उन्होंने और कई तरीके की फिल्म बनाई। तो वो बहुत बड़े हैं। स्वीडन में बर्गमैन बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। ये लोग सब जिन्होंने 12, 13, 14 ग्रेट फिल्में बनाई, ये वो लोग हैं, ये वो लोग। है ना। आप वहाँ चले जाओ, आप अमेरिका चले जाओ तो आपको सिटीजन केन से शुरू होता है, ऑर्सन वेल्स, जॉन फोर्ड, बहुत इंटरेस्टिंग। अगेन दे आर वेरी क्राफ्ट में बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म मेकर्स हैं, क्या विधा सिखाते हैं बहुत सारी। अब आज इधर ख़त्म होता है तो आज बहुत सारी फिल्में हैं। आप चाहे आप टॉम स्कॉर्सेसी को ले लें, तो उस जैसा तो फिल्म मेकर इतना लंबा और एक तरह के जॉनर को लेके और गैंगस्टर और फिल्म्स को लेके उसने एक पूरा मुझे तो वो बहुत ही बड़ा फिल्म मेकर लगता है मार्टिन स्कॉर्सेसी। और उसकी फिल्म का एनालिसिस करेक्टली हुआ नहीं है, बिकॉज ही हैज़ मोर और लेस रिटन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका थ्रू गैंगस्टर फिल्म। मुझे तो ये लगता है, अभी उसकी आयरिशमैन देखें या किलर्स ऑफ द फ्लावर मून देखें, ये जो बाद वाली फिल्में उतनी डिफ़िकल्ट और इतनी टेढ़ी फिल्में बहुत कम लोगों ने बनाई है। और उसका क्राफ्ट उल्टा है, फिल्म्स डोंट जूम अप, दे स्पाइरल डाउन, एवरीथिंग इज गोइंग टू नॉट। हाँ, गोइंग टू नॉट। ठीक। अच्छा सुधीर भाई, ये सब फिल्में तो हो गई, और इसके पहले कि मैं एक और आखिरी सवाल की तरफ चलूँ, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस अगर आप लें तो उसमें आपको कौन पसंद आता है? और मैं दो तरीके से सवाल पूछूंगा, एक उनकी एक्टिंग एज एन एक्टर, उनकी क्षमता, और एक जस्ट अट्रैक्शन ऑफ देयर पर्सनैलिटी। देखिए, सिनेमा एक बड़ा मिस्टीरियस मीडियम। नहीं, इसमें आप ये सब में मत जाइए, सीधे बताइए। सीधे बता रहा हूँ। कई लोग बड़ी मेहनत करते हैं और फिर भी सिनेमा में इतने पॉपुलर नहीं होते। एक स्टार पावर कोई चीज़ होती। शाहरुख ऐसा करता है, सारी औरतें, सारी दुनिया उसके पैरों पे होती है। वो एक चार्म है, एक मिस्ट्री है। उसकी कुछ असलियत, अंदरूनी रूह में कुछ है बात। मैं उसको मॉक नहीं करता हूँ। किनकी बातें जिनको आपके दिल में उतरे? तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, पॉपुलर सिनेमा में शाहरुख बहुत मुझे अच्छा लगता है। ओके। ही कनेक्ट्स इन अ मिस्टीरियस वे एंड ऑफन इज अ वेरी गुड एक्टर। Like for example, Chak De, lots of popular cinema, he is very good. Okay. And he is an actor who is taking a conscious decision to be a star. तो ऐसे ही, for example, popular cinema, there is Ranbir, who is again a very good actor. There is Alia, who is again a very good actor. जो थे, तो यूसुफ साहब, दिलीप कुमार जैसा कोई एक्टर हुआ नहीं है। अच्छा, आप बिल्कुल वहाँ मानते हैं। इतना कंट्रोल, इतना करिश्मा, इतना मीडियम पे, आवाज़ पे, क्राफ्ट पे कंट्रोल बहुत कम लोगों का हुआ है। तो दिलीप कुमार थे बहुत बड़े एक्टर, बलराज साहनी बहुत अच्छे एक्टर, बहुत बड़े एक्टर थे, मोतीलाल बहुत अच्छे, बहुत बड़े एक्टर थे,
एक्ट्रेसेस भी का नाम लेना चाहिए तो वहीदा रहमान बहुत बड़ी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, कमाल की उतना वर्सटैलिटी शायद ही किसी में हो। मीना कुमारी, मधुबाला का अगेन मैजिक, क्या है मालूम, हाँ, मुस्कुराई, मैजिक। टर्न की आपकी तरफ, हंसी, कुछ एक कहा और आप मुतासर हो गए, बिछ गए। अब वो क्या है मालूम नहीं। और अगर अच्छी बड़ी फिल्मों का नाम ले तो हम लेना भूल गए मुगल आजम का नाम। तो वो भी अपने आप में एक बड़ी कमाल की पॉपुलर सिनेमा एक अपना मकाम है उसका। तो अभी शबाना आज़मी हो, ऐसा प्रेजेंस बहुत कम है। स्मिता पाटिल का शबाना अंदर टैलेंट, क्राफ्ट, कमिटमेंट, समझ, पॉलिटिकल अदरवाइज सभी कुछ है, जबान पे कमांड, सारा कुछ है। स्मिता में एक एब्सोल्यूट इंस्टिंक्ट था, मैजिक, मिर्च मसाला, अमेजिंग अमेजिंग। अमेजिंग। वो आई स्क्रीन पे तो इतना पावरफुल प्रेजेंस है कि कुछ पूछो ही नहीं। मतलब इट कांट टेक योर आइज ऑफ हर। ओमपुरी इंस्टिंक्ट, कमाल का एक उस तरह का चेहरा, वो चेहरे पे अगर सिर्फ कैमरा रख दो तो इतनी बातें कहता था। तो वो ओमपुरी बहुत बड़े एक्टर। इरफान अमेजिंग, उसको कभी इंटरेस्ट ही नहीं था अपने परफॉर्मेंस में, क्योंकि उसको मालूम था मैं कर लूँगा। उसको हमेशा ओवरऑल फिल्म, उसका इम्पैक्ट, उसका नजर, तो इतनी समझ, सिनेमैटिक समझ के साथ अगर कोई एक्टर बहुत कम आए हैं, शबाना है और इरफान है मेरे ख्याल से, तो इतनी समझ के साथ इस मीडियम में आए। दे ऑलमोस्ट को राइटर्स, फिल्म मेकर्स। आजकल नवाज बहुत अच्छा है, बट उसके पीछे अगर आप जाएंगे तो नसीरुद्दीन शाह एक ही स्टैंड्स टॉल, राइट। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग हिज नेम लास्ट, बिकॉज जो उनका ग्राफ और जितना काम किया है उन्होंने अच्छा, वो बहुत कम लोगों ने एज एन एग्जाम्पल। तो नसीर का आप एल्बर्ट पिंटो देखें, पार देखें, आप उनका मतलब उनकी आप निशान देखें, पीछे जाके आप जुनून देखें, आप उनकी कोई भी फिल्म देखें आखिर तक, वो देयर इज समथिंग इन दैट। अब उन्होंने कुछ 2-4 पॉपुलर सिनेमा भी किया है, आप घर चलाना, बच्चों को पालना, वो सब है। लेकिन पेस्टनजी देखें आप, इतना रिमार्केबल एक्टर। आक्रोश देखें, कितनी सारी फिल्में हैं जो, तो ही, उनका जो समझ है, प्रेजेंस है, फिल्म के साथ घुल मिल जाना जो है, ट्रांसपेरेंट हो जाना, बिल्कुल ही रोल्स में बिल्कुल मिल जाना, कहीं बिल्कुल ही अलग हैं, आक्रोश में बिल्कुल ही अलग है, पेस्टनजी में बिल्कुल ही अलग है, एल्बर्ट पिंटो में बिल्कुल ही अलग है, जाने भी दयारों में बिल्कुल ही अलग है। तो इट्स दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगेन ऑफ द मीडियम। और जो सपोर्टिंग एक्टर्स एक्ट्रेसेस का रहा है उनमें, जो आप लोग सपोर्टिंग एक्टर, मतलब हम लोग तो उसी से समझते हैं। हाँ। कई जगह तो सपोर्टिंग एक्टर्स ही फिल्म को कैरी करते हैं। हाँ, जैसे अभी ज़माने में हमारे परेश रावल जैसे बहुत बहुत उम्दा एक्टर हैं, रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। अभी जैसे पंकज त्रिपाठी है, बहुत अच्छा है। अभी आजकल मॉडर्न एक्टर्स में मनोज बाजपेयी इज़ अ रिमार्केबल एक्टर। आई सॉरी, आई फॉरगॉट टू मेंशन हिम, बट आप उसको बैंडिट क्वीन से लेके आप अभी तक देखें, उसके जो परफॉर्मेंस हैं, चाहे आप अलीगढ़ में ले लें, चाहे आप भोसले में ले लें, चाहे आप किसी भी फिल्म में उसका परफॉर्मेंस देखें, और जिस तरह से एक मर्ज होता है, इवन पॉपुलर सेंस में फैमिली मैन करता है या जो भी करता है, ही इज़ वेरी वेरी गुड। और एक्ट्रेसेस आजकल मुझे हुमा कुरैशी बहुत अच्छी लगती है, वो मर्ज बहुत। हुमा, रिचा चड्डा, अदिति राव हैदरी, these three are remarkably good actors. Before that, I worked with Kareena and I was very impressed with her. वो करीना में एक अमेजिंग टैलेंट है, बहुत ही स्पॉन्टेनियस समझ और बहुत ही इंस्टिंक्टिव, बहुत डिसिप्लिन, बहुत बहुत अच्छी एक्टर है। और अब फिर से, आई मीन, देयर इज अ रिवाइवल ऑफ करीना, आई थिंक एट द मोमेंट शी इज एंजॉयिंग अनदर। अभी तापसी पन्नू आजकल अच्छा गट्सी काम कर रही है, बहुत अच्छा। पहले एक कैटेगरी आपने बिल्कुल मिस की, जो मेरी बड़ी पसंदीदा होती है, कॉमेडियंस। हाँ, उनके तो आप बेचारों ने नाम ही नहीं लिया, जो हमें हंसाते रहते हैं। उनमें कौन आपको रियली अच्छे लगे? एक हमारे यहाँ है, हम लोग कुछ लोगों को कॉमेडियंस मानते हैं। सारे ही अच्छे हैं। जो आप कॉमेडी कर ही नहीं सकते अगर आप अच्छे एक्टर नहीं हो, अगर आप में सेंस ऑफ टाइमिंग ना हो,
अगर आप में रिदम नहीं हो, इट्स कॉमेडी इज टोटली एक्टर डिपेंडेंट जी। उसका रिदम तो एक्टर ही तय करता है, चाहे वो आखिर में आके राजपाल यादव हो, चाहे महमूद साहब रहे हों, जॉनी वॉकर रहे हों, जगदीप रहे हों, उनका एक अलग ही लेवल है। नाउ यू डोंट मेक दोज काइंड ऑफ प्योर कॉमेडीज एंड प्योर एंड देयर आर नो कॉमिक ट्रैक्स। पहले तो एक कॉमेडियन हैड इट्स ओन ट्रैक, बिल्कुल पूरा अलग से होता था, शेक्सपियरियन फूल जैसे होता था, वैसे एक ट्रैक होता था कॉमेडी का। महमूद साहब वाज अ पैरेलल हीरो ऑलमोस्ट, पैरेलल हीरो थे वो तो मुझे तो याद है बचपन में जब फिल्मों के नाम लेते थे तो कॉमेडियन कौन है इसको देख के भी लोग फिल्म जाया करते थे। महमूद साहब वाज अ बिग हीरो, जगदीप वाज अ वेरी पॉपुलर, जॉनी वॉकर इज अ लेजेंड। तो अलग अलग किस्म के आजकल उस तरह से मेरे ख्याल से उतना करते नहीं, जैसे जावेद जाफरी थोड़ा सा went in that league, but then because people are not using his talent enough. I think Javed is a very talented. उसी तरीके से शायद विलेंस की भी एक किचलो की विलन का ही जो रोल करते थे वो भी शायद कम हो गए हैं। हाँ, तो अब सब करते हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा विलेंस और कॉमेडियन सरकारों में ज़्यादा आ गए हैं, हो सकता है आजकल फिल्मों में कम उनको रोल मिलता हो। हाँ, ये सब तो हो गया, लेकिन एक चीज़ जो बार बार आती है, खासकर थोड़ा मैं बहुत ज़्यादा कंटेम्प्रेरी समय का आज के सवालों का आपके सामने नहीं रखना चाहता था, रोज़ आप जूझते होगे उनसे। ये कहा जाता है कि साहब फिल्म बनाने वालों की एक इंडिपेंडेंस होती है, क्रिएटिव एक इंडिपेंडेंस होती है, लेकिन कभी कभी आपके कुछ कॉलीग्स जो हैं ऐसा कभी लगता है कि क्रिएटिविटी की कुछ थोड़ी सी अजीब सी हदें पार कर देते हैं, और कुछ फिल्में ऐसी आती, मैं मानता हूँ आप चाहे इतिहास पर बनाएं, किसी विषय पर बनाएं, कोई कहानी लिखें, उसमें आप जो डालना चाहें, जैसा डालना चाहें, लेकिन जब वो कुछ हदें पार करता दिखता है, कुछ इतिहास को ऐसा तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, मुझे उसकी चिंता नहीं है किसका आप कैरेक्टर, किसका आप चरित्र कर रहे हो, वो कई साल पहले ही दफन हो गए या जल गए या हट गए या मर गए, ना उनको फ़र्क पड़ना है, ना उनकी पीढ़ियों को फ़र्क पड़ना है। लेकिन वो सब जब आज के समय में उसके कारण किसी व्यक्ति पर प्रहार हो जाता है, किसी समाज पर सवाल खड़े किए जाते हैं, देश के अंदर में कानून व्यवस्था उसको देखकर हिलने डुलने लगती है, आपस में जो दरारें हैं कभी बढ़ जाती हैं, आजकल तो बढ़ ही रही हैं, कम तो कम ही होती हैं। इसको देख के जब पूरे क्रिएटिविटी पे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सवाल डालना चाहिए, लेकिन क्या क्रिएटिविटी का कोई डिसिप्लिन नहीं होता है या कोई जवाबदेही नहीं होती है? डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मतलब अगर आप one person's viewpoint is another person's problem. सो अभी कौन किसको रोकेगा? और अगर मैं बोलूँगा कि इस तरह के सिनेमा को आप रोकिए, तो फिर कल को आप मेरे सिनेमा को भी रोकने लगोगे, या जो मुझे फिल्में पसंद हैं उनको भी आप रोकोगे। व्हाट इज़, हर चीज़ में कोई भी आजकल ऑफेंड इतनी आसानी से हो जाता है, टू बी ऑफेंडेड, मतलब सो अभी यू आर ऑफेंडेड, मैं क्या करूँ? I can't help your feeling offended. नहीं, मैं But there are so many people being offended. मैं सुधीर भाई सिर्फ एक हदों की बात कर रहा हूँ और कुछ नहीं। जैसे मैं जैसे अब वो तो अभी अलग अलग फिल्म मेकर्स और अलग अलग बात करने के तरीके हैं लोगों के। अब जैसे my films are never sensational, which I have never, that's why I have never got into too much trouble, even with the censor. मैं तो अफवाह जैसी फिल्म ही बनाई, तो अफवाह में तो सारे सवाल उठे, तो मैंने सेंसर ने मुझसे पूछा, और पहला जो मैं गया सेंसर के पास, तो उन्होंने कहा हम नहीं पास करेंगे, तो मैं मत कीजिए, आप रिवाइजिंग में जाने दीजिए, क्योंकि वो बेटर कमेटी आएगी मुझे मालूम। तो मैं उनसे बात कर रहा था, मैंने कहा लिख के दो तो यार, प्रॉब्लम कहाँ है? मैं तो कहीं कहा नहीं कुछ, मैं तो कहा अफवाह गलत है, तो तुम कह दो कि अफवाह सही है, लिख के दो। तो उन्होंने पास कर दिया, उन्होंने पास लेकिन क्लेवरली की कि सेंसर सर्टिफिकेट डिले कर दिया, रिलीज़ नहीं हो पाई ठीक से, बहरहाल बन गई। तो ऐसा कल को कोई कह सकता है ना कि अफवाह मत बनाओ, इट ऑफेंड्स मी। मेरे तो एक बड़ी अच्छी दोस्त है, नाम में लूँगा, उन्होंने अफवाह जब देखी तो बोली तुमने क्या बनाया है, तुम बैन कर दोगे क्या कम्युनिटी, ऐसा कुछ कह रही थी। ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं मानता हूँ इस बात को, मैं इस बात को पूरी तरह मानता हूँ। आप जो क्रिएटिव फ्रीडम की बात करते हैं
और ये भी कहते हैं एक व्यक्ति का सच किसी और का कुछ और हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कुछ होते हैं जो तथ्य की बात होती है। बस सिंपल साधारण आपसे कहता हूँ, अगर मैं कल को एक फिल्म बनाने लगूँ कि सूरज जो है उत्तर पूर्व की जगह उत्तर में डूबता है, ठीक है, तो बहुत सारे लोग अमेरिका में सियासत में ऐसा कह रहे हैं। वो अलग बात है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ तो सीधे सीधे उसमें कुछ तो सवाल उठता है और सवाल का जवाब अगर सीधे आंसर, आई एम नॉट सेइंग कि आप सवाल मत उठाओ, मैं तो कह रहा हूँ आंसर टू एनी फिल्म इज एन आर्ग्यूमेंट। मैं एक दूसरा जो बात ये दे रहा था, जैसे मैं अभी सामान्य मानता हूँ कि समझ लो नीचे जो है कुछ एक व्यक्ति आता है मिलने, और मेरे बहुत मित्र दोस्त बैठे हुए हैं, और या समझ लीजिए हम और आप इंटरव्यू ले रहे हैं, और कोई आती है, लड़की आती है इंटरव्यू लेने के लिए, और इंटरव्यू लेने के पहले मैं आपको बताता हूँ कि भाई साहब इसको तो बिल्कुल मत लेना, इसका कैरेक्टर ऐसा है, ये फलाना ऐसा है, और उसके बारे में 10 झूठ बोलता हूँ जिस कारण से आप उसको नौकरी नहीं देते। क्या ये मेरी क्रिएटिव फ्रीडम है या क्या है? नहीं, ये मैं तो, सिर्फ मैं फिल्म में करूं, मैं सिर्फ ये नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, मैं एक सवाल के रूप में रख रहा हूं। मैं फिल्म में ये कहूं तो क्रिएटिव फ्रीडम है, यहां कहूं तो चोरी है। ये कभी कभी दिक्कत नहीं करता? नहीं, दिक्कत तो बहुत सारी है, लेकिन उस दिक्कत की वजह से रोक लगानी चाहिए। सवाल तो सिर्फ मैं रोक की नहीं बात कर रहा, मैं एक सवाल आपके पूछ रहा हूं कि मुझे बहुत चीजों से दिक्कत होती है, मुझे बहुत सारी फिल्मों से दिक्कत होती है। मैं तो कहता हूँ सिनेमा के नैरेटिव ने दुनिया खराब की है। मैं तो कहता हूँ जो आसान, ऐसा लोगों को भ्रम में दिया रखा है कि जिंदगी आसान होती है, इश्क होता है तो सब कुछ होता है, ये जो आइडिया ऑफ लव एंड शिट, यू नो, वो तो उसने तो जनरेशन बर्बाद कर दी। तो झूठ है सारा। यू आर सेलिंग पॉपकॉर्न ड्रीम्स, बट देन कैन आई स्टॉप एनीवन फ्रॉम सेलिंग पॉपकॉर्न ड्रीम्स? तो मुझसे लोग बोलेंगे यार ये क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारा सच किसको चाहिए? तो मैं क्या करूँगा? वो कोई ये भी कह सकता है कि यार सिनेमा को आप ये क्यों सच दिखाने का कुछ, और आपको क्या मालूम क्या सच है। और सिनेमा कई लोगों के लिए सॉलेस है, रात को नींद ठीक से आए, किसी भ्रम में मैं रहूँ, कोई खुश हूँ, एक ऐसे गगन में रहूँ जहाँ प्यार ही प्यार पले, ऐसा कुछ हो, तो फिर मैं क्या कहूँ उससे? नहीं, मतलब वो तकलीफ होना एक और बात होती है, मुझे तो बहुत तकलीफ होती, लेकिन उस पर रोक लगाओ, मैं तो उसके लिए लड़ूंगा। आप बोलिए मैं गांधी को वर्शिप करता हूँ, आप लेकिन मीर नाथूराम गोडसे नाम का प्ले है तो उस पर बैन कर रहे हैं। तो आज से 30 साल पहले मैंने कहा था, हम लोगों ने कहा था, कई लोगों ने कहा था बैन मत कर। आई अडोर गांधी, नो, इन कोट्स। नहीं, बहुत बढ़िया। मैं बैन की नहीं बात कर रहा था, बल्कि चाह रहा था कि जो जिस तरीके से आप बात करते हैं, और मुझे लगता है आपका जो जवाब आया है वही इसका सबसे सार्थक और सबसे बढ़िया जवाब है। और मैं तो केवल एक डेविल्स एडवोकेट की तरह ये सवाल आपके सामने रख रहा था, और लगता है इसी पर ये चर्चा आपसे बंद करते। सुधीर भाई, मैं ये आशा करूँगा आप कम आते हैं दिल्ली, कुछ और पहलू हैं फिल्म के, और कुछ फिल्मों में हम चाहते हैं और थोड़ा और गहराई से आपसे जाएँ, तो जब कभी आगे आएंगे, समय मिलेगा तो आपसे समय लेने की कोशिश करूँगा। और नेहरू सेंटर की तरफ से, अपनी तरफ से थैंक यू।